डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर आशीष कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक हिंदी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज मैं उपस्थित हुआ हूं बीए ऑनर्स हिंदी मेजर के अंतर्गत हिंदी कहानियां की इकाई 7 पंचलैट का भाग 1 लेकर उपस्थित हुआ हूं। विद्यार्थी मित्रों, इस इकाई को हम 2 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। भाग 1 में हम लेखक परिचय, जीवन परिचय, कृतित्व परिचय पर बातचीत करेंगे और साथ ही पंचलाइट कहानी का जो कथासार है, जो कथा वस्तु है, उस पर बातचीत करेंगे। तो आइए विद्यार्थी मित्रों, लेखक परिचय से इस इकाई का अध्ययन आरंभ करते हैं। यह इकाई 7 पंचलैट फणीश्वरनाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार हैं, उन्होंने लिखा है। रेणु हिंदी के विख्यात आंचलिक उपन्यासकार और कहानीकार थे। आपका जन्म 4 मार्च 1921 ईस्वी को बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना गांव में हुआ था। आपके पिताजी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए थे, जिस कारण बचपन से ही आपकी ललक देशभक्ति और सामाजिक चेतना की तरफ अग्रसर हुआ। रेणु जी ने प्रारंभिक शिक्षा के बाद मैट्रिक परीक्षा नेपाल के विराटनगर स्थित आदर्श विद्यालय से कोइराला परिवार के साथ रहकर उत्तीर्ण की। तत्पश्चात आप बनारस आ गए और आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबद्ध विद्यालय से सन 1942 ईस्वी में आगे की पढ़ाई जारी रखी। सन 1950 ईस्वी में आपने नेपाली क्रांति आंदोलन में भाग लिया। आगे चलकर वे समाजवादी विचारधारा से बहुत प्रभावित हुए और सन 1952-53 ईस्वी में भीषण रूप से रोगग्रस्त हो जाने के बावजूद आपने लेखन कार्य से नाता नहीं तोड़ा। आप निरंतर लिखते रहे और 11 अप्रैल 1977 ईस्वी को आप पंचतत्व में विलीन हो गए। कृतित्व परिचय की बात करें तो रेणु जी आंचलिक उपन्यासकार के रूप में अत्यधिक प्रसिद्ध हुए। मैला आंचल हिंदी साहित्य में गोदान के बाद दूसरा सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। आपने परती परिकथा, जुलूस, दीर्घतपा, कितने चौराहे और पलटू बाबू रोड जैसी कालजयी उपन्यास लिखे। आपके कहानी संग्रह एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अग्निकोर और अच्छे आदमी बहुत प्रसिद्ध हैं। आपने रिपोर्टाज भी लिखे हैं, ऋण जल धन जल, नेपाली क्रांति कथा, वन तुलसी की गंध और श्रुत अश्रुत पूर्व। विद्यार्थी मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो उपन्यास और कहानी और रिपोर्टाज का उल्लेख मैं यहाँ कर रहा हूं, उसे आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। यदि ग्रामीण अंचल को आपको जानना है, उसको समझना है, तो आप इन उपन्यास, कहानी और रिपोर्टाज के माध्यम से जान सकते हैं। आपकी कहानी मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम पर तीसरी कसम नामक एक प्रसिद्ध फिल्म भी बनी है और आपको पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया गया है। जीवन परिचय और कृतित्व परिचय के बाद अब हम बात करते हैं पंचलाइट कहानी का कथासार। विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले तो पंचलाइट क्या है, यह शीर्षक हमें आकर्षित करता है कि पंचलाइट का क्या तात्पर्य है। थोड़ा विचार करने के बाद, थोड़ा छानबीन करने के बाद पता चलता है कि जो पेट्रोमैक्स होता है, एक समय में पेट्रोमैक्स के उजाले में लोग
शादी विवाह जैसे कार्यक्रम करते थे, वही पेट्रोमैक्स को पंचलाइट कहते हैं और उसे ही बिहार में पंचलैट कहा जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने जो बिहार का लोग जो भाषा बोलते हैं, उसी को शीर्षक के रूप में रखा है। पेट्रोमैक्स इसीलिए नहीं रखा, पंचलाइट नहीं रखा, पंचलैट रखा है। नई किताबों में पंचलाइट हमें शीर्षक मिलता है, लेकिन उनकी जो मूल है, मूल में हम देखते हैं कि पंचलैट ही लिखा हुआ है, जो रेणु जी ने लिखा था शीर्षक। तो शीर्षक के बाद अब कहानी पे बात करते हैं, जो उसकी कथा वस्तु है। सबसे पहले तो यह उनकी ठुमरी जो कहानी संग्रह है, उसकी तीसरी कहानी है। ठुमरी कहानी संग्रह की यह तीसरी कहानी है। इस कहानी में लेखक ने ग्रामीण समाज की अज्ञानता, जातिगत विभाजन और पंचायत व्यवस्था का यथार्थ चित्रण किया है। एक गांव है जो 8 टोलों में विभाजित है। सारे टोलों के पास अपने अपने पेट्रोमैक्स हैं, लेकिन जो महतो टोला है, इस महतो टोलों के पास अपना पेट्रोमैक्स नहीं है। जो महतो टोले को चुभता है कि और टोले के जो लोग हैं, बाभन टोला, राजपूत टोला, इसी तरह से और टोले हैं, उन टोलों के पास अपने अपने पेट्रोमैक्स हैं, लेकिन महतो टोलों के पास अपना पेट्रोमैक्स नहीं है। पिछले 15 महीने से जो महतो टोलों के लोगों ने, उसकी पंचायत ने जुर्माना के रूप में पैसा इकट्ठा किया है, रामनवमी के मेले के दिन, रामनवमी का उत्सव है, जो मेला लगा हुआ है, गांव से दूर वहां जाते हैं और वहां से पेट्रोमैक्स खरीद कर लाते हैं, यानी पंचलाइट खरीद कर लाते हैं। मोल भाव होता है और मोल भाव के बाद वह पेट्रोमैक्स खरीदा जाता है और महतो टोलों में आ जाता है। कथा आगे बढ़ती है। पूजा पाठ की व्यवस्था की जाती है कि नई चीज है, बिना इसके पूजा पाठ के इसको कैसे शुरुआत की जाए। मशीनी चीज है, मशीनी चीज का उपयोग जो है पूजा पाठ से करते हैं। उसी में एक आदमी बोलता है, पंच का ही, कि जब अंग्रेज पुल बनाते हैं तो पुल बनाने से पहले वो भी बलि देते हैं। तो हम भी जब ये पेट्रोमैक्स नई चीज शुरू करने जा रहे हैं जलाने, तो हम भी इसका पूजा पाठ करेंगे और शाम में कीर्तन का आयोजन होगा, कीर्तन भी होगा। कीर्तन मंडली सज गई है, पूजा पाठ के तमाम तामझाम, तमाम व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। पूरा महतो टोला एक जगह एकत्रित हुआ है। अब बात आती है उसको जलाने की, कि उसको जलाएगा कौन। और आपको समझाने के लिए मैं यहां जलाना बोल रहा हूं, लेकिन वहां पे बारना शब्द आया है, जो बिहार में बोली जाती है उस वक्त की समय में। बालना, इसको बालेगा कौन। अब कानाफूसी शुरू हो जाती है। महतो टोले के लोग पंचों पर शंका की दृष्टि से देखने लगते हैं कि आधा अधूरा काम करके ये लोग आए हैं, पूरा काम किए ही नहीं है, इसको जलाने वाला कौन जलाएगा। विद्यार्थी मित्रों, ऐसा नहीं है कि उसको जलाने वाला कोई नहीं था। अन्य टोले में बहुत से सारे लोग थे, चूंकि पेट्रोमैक्स था तो उसको जलाने वाले लोग भी थे। लेकिन महतो टोलों की प्रतिष्ठा की बात थी कि अगर हम किसी अन्य टोले से इसको बुलाते हैं तो वो हमेशा जीवन भर के लिए ताना हो जाएगा कि पहली बार तुम्हारा पेट्रोमैक्स हम ही जलाए थे, तुम्हें तो जलाना भी नहीं आता था, खरीद तो लाए, जलाए हम न जलाए होते तो तुम का जान पाते। यह बात पंचायत का जो सरदार है उसको नागवार गुजर रही है कि यह पड़े पड़े सड़ जाए, लेकिन हम अन्य टोले के लोगों से मदद नहीं लेंगे। बीच बीच में मुनरी जो है,
मुख्य पात्र जो इस कहानी की है, वह जो है कुछ कह कह के रुक जा रही है। फिर वह अपने मित्र कनेली से कहती है, अपनी सहेली कनेली से कहती है कि गोधन को बालना आता है, गोधन बालना जानता है। तो कहती है गोधन को तो लेकिन पंचायत ने अपने समाज से बाहर कर दिया है, उसका हुक्का पानी बंद है। अब उसे कौन बुलाए? पंच मानेगा? मुनरी कहती है, क्योंकि मुनरी उससे प्रेम भी करती है, मुनरी को यह अवसर दिखता है कि इसी बहाने क्या पता गोधन का हुक्का पानी माफ कर दिया जाए। और होता वही है। पंच गोधन को बुलाता है, गोधन नहीं आता है। फिर मुनरी की जो दादी है वह जाती है गुलरी और उसको मना मनौवल करके ले आती है। गोधन कहता है तेल ले आने के लिए कि ले आइए और इसको जलाया जाए, स्पिरिट ले आइए, स्पिरिट से जलाएंगे। फिर मामला फंस जाता है कि स्पिरिट तो है नहीं। फिर लोग पंच की तरफ टेढ़ी दृष्टि से देखना शुरू करते हैं कि ये क्या उठा लाए जिसमें विघ्न पे विघ्न पड़ते जा रहे हैं। और पंच जो है जब जब ऐसे अवसर आ रहे हैं कि लग रहा है अब जल जाएगा, अब जल जाएगा, कुछ न कुछ ऐसी बाधा आ जा रही है कि उनके उत्साह में कमी पड़ जा रही है। गोधन का मामला सुलझा, गोधन भी आ गया, लेकिन अब उसको जलाने के लिए स्पिरिट नहीं है वह उस टोली में। लेकिन गोधन बहुत समझदार लड़का है। वह कहता है गरी का तेल लाओ, गरी का तेल है, और उससे ले आके मुनरी लाती है और गोधन जला देता है। पेट्रोमैक्स जल जाता है। विद्यार्थी मित्रों, यह जो आपके सामने चित्र है, यह पंचलाइट पे फिल्म बनी है। उस पंचलाइट पे जो फिल्म बनी है उसका चित्र मैंने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए लगाया हुआ है। आप इस कहानी भी पढ़िए और पंचलाइट फिल्म भी देखिए। जब आप पढ़ लेंगे और देख लेंगे तो यह जीवन भर के लिए आपका हो जाएगा। और कथा जो है उसके पेट्रोमैक्स जला देने के बाद खत्म हो जाती है, कुछ सवालों के साथ। उन सवालों को खोजिए, जानिए, और इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। स्वाध्यायः